तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन एग्जाम की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए तीसरी प्रैक्टिस सेट हम लोग दोस्तों सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग दो टेस्ट सीरीज कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए इस टेस्ट सीरीज में उस तरह से नहीं मिल पा रहा है, प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेहनत लगते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है टेस्ट सीरीज। आरओ में आप लोगों ने देखा था। तो दोस्तों वीडियो को जहां तक हो सके जितना हो सके सपोर्ट करें। हम ऐसे ही बेहतरीन संस्थाओं के बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बड़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। दोस्तों एक तरह का ये शेडो प्रश्न है, जिस तरीके से आपके एग्जाम में हर एक टॉपिक, अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे आपको हर एक उस टॉपिक को टच करा देगा, जिससे प्रश्न जहां से ज्यादा बनते हैं, जहां से प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको कनेक्ट किया जाएगा इसमें, और बहुत ही बेहतरीन है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर पहले से देखते हैं। प्रश्न दोस्तों आपको अनुच्छेद 32 से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। उस स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और पहला स्टेटमेंट दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इसमें दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। यस दोस्तों, अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान का आत्मा बोला था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। दूसरा वाले को देखें तो इस अधिकार के अंतर्गत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से किसी के समक्ष जा सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर उससे नीचे की अदालतों में जा सकते हैं किसी में से। तो ये भी बात एकदम सही है अनुच्छेद इसमें। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा आपका पहले का। अगर हम लोग ये दूसरा वाला प्रश्न को देखें तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रिट का प्रयोग उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तब करता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही हो। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 5 प्रकार की रीट होती है। एक हैबियस कॉर्पस, जिसे हम लोग कहते हैं गवाह को मतलब व्यक्ति को मतलब कोर्ट के सामने ले जाना, जिसे हम लोग हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण ऋण, ये 5 प्रकार के रिट होती है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है उस रिट का प्रयोग उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तब करते हैं जब कोई निचली अदालत, कोई नीचे वाली अदालत अपना मनमानी कर रही होती है, उसके खिलाफ जब रिट जारी किया जाता है तो दोस्तों वो होता है आदेश, जिसे हम लोग प्रोहिबिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। और आप लोग तो यहाँ सब जानते हैं अधिकार परीक्षा जो है, इसे तो हम लोग जानते हैं कि जो गलत तरीके से जो पद धारण कर लिया उसके खिलाफ होता है। आगे अगर हम लोग दोस्तों देखें ये तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में आपको प्रस्तावना से संबंधित आपको बातें लिखी गई है। कह रहे हैं इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं। तो आप लोग जानते हैं प्रस्तावना में क्या है, अवसर की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है, विचार की स्वतंत्रता है, समानता नहीं है। तो यहाँ पर ये तीसरा नहीं होना चाहिए। जहां जहां तीसरा है आप उसे हटा दीजिए, आपका उत्तर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीसरा का ए। चौथे वाले को दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इसमें कह रहे हैं कि भारत के संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत, भारत के संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो मूल ढांचा सिद्धांत के अंदर कौन कौन सा तत्व नहीं आता है। आप लोग जानते हैं मूल अधिकार तो आएगा भाई, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर से है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, संघवाद भी है, लेकिन संसद की असीमित संशोधन शक्ति ये मूल ढांचा सिद्धांत के तत्व में शामिल नहीं है। तो यही डी वाला नहीं होगा। तो यही डी आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कह रहे हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डी वाला नहीं है। आगे चले हम लोग अगर पांचवें में देखें तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। तो आप लोग जानते हैं जेम्स प्रिंसेप, उसी ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप, यानी हम लोग कह सकते हैं जे पी। आगे देखें दोस्तों अगर हम लोग छठवें वाले में, तो छठे में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ताम्र पाषाण युग की बस्ती में किलाबंदी और खाई के अवशेष मिले। ताम्र पाषाण युग की किस बस्ती में, ऐसी कौन सी बस्ती थी, किस बस्ती में किलाबंदी और खाई के अवशेष मिले हैं, ये हमें बताना है।
तो दोस्तों इनाम गांव ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनाम गांव में, इनाम गांव का दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहीं से किलाबंदी और खाई के अवशेष मिले हैं ताम्रपाषाण युग की। ताम्रपाषाण युग किसे कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि उसमें तांबा और पाषाण के साथ साथ उपयोग हुए। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 7वें में, तो कह रहे हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो हड़प्पा संस्कृति को पाशुपत की मुहर मिली है, जिसे देव पूजा से संबंध किया जाता है। कांस्य का निर्माण है तांबा और टिन के मिश्रण से, यस ये भी है। आगे दोस्तों ये कह रहे हैं घोड़ा इस संस्कृति का प्रमुख पालतू घोड़ा था। नहीं दोस्तों, यहाँ दोस्तों मतलब पालतू मतलब इस संस्कृति में प्रमुख पालतू पशु नहीं था, इसका बाद में वैदिक युग में बढ़ा था, लेकिन यहाँ हड़प्पा संस्कृति में घोड़े का पालतू जानवर नहीं था। तो ये तीसरा हम लोग हटा दें तो अपने आप आपका उत्तर निकल आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम लोग 8वें वाले को देखें, एक से बढ़कर एक प्रश्न है दोस्तों। आगे देखें तो कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो दिए गए कथनों को पढ़कर बताएं कौन सा सही सुमेलित है। तो माठार वंश पृथ्वी भक्त वंश से संबंधित है, वशिष्ठ वंश दक्षिण कलिंग से संबंधित है, नल वंश महाकांतार क्षेत्र से संबंधित है, और मान वंश जो है महानदी के उत्तर तटवर्ती क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर सब के सब सही हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि अरब सागर में प्रवाल वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप, अरब सागर की बात की जा रही है, आप लोग समझ रहे होंगे बात को। यहाँ ये अरब सागर में प्रवाल वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप कौन सा है। तो सिंपल सी बात आप लोग जानते हैं लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, जो प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा विश्व का सबसे बड़ा प्रवालों से निर्मित द्वीप कौन सा है, तो आप लोग ये बता देना, वहां पर ऑस्ट्रेलिया में है, आप लोग जानते हो ग्रेट बैरियर। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 10वें वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है युग्मों पर विचार करें, विचार कर बताइए कौन सा सुमेलित सही है। आगे देखें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, भारत की है दोस्तों, जो कि दोस्तों ये इस समय पीओके में है, आप लोग को पता होगा। और स्वतंत्र भारत की अगर बात करें, जो आजाद भारत वाला क्षेत्र है, उसमें कंचनजंगा हो जाएगा अगर वो पूछेगा तो, लेकिन इसमें सिर्फ भारत के पूछा है तो हम लोग पीओके भारत का ही हिस्सा है हमारा, तो हम लोग गॉडविन ऑस्टिन को मानेंगे। तो ये वाला तो सही है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची धूपगढ़, यस सतपुड़ा यानी बूढ़ा, बूढ़ा को धूप चाहिए ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, तो ये धूपगढ़ हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, आप लोग जानते हैं, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है गांठ की तरह, तो ये भी सही है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, यस, तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए डी हो जाएगा, 10वें का डी। बहुत अच्छा। आगे देखें हम लोग अगर 11वें में, तो 11वें में आपसे पूछा जा रहा है पूर्वी घाट के विस्तार के संबंध में। पूर्वी घाट आप लोग जानते हैं, ऐसे थोड़ा सा समझ लेंगे आप, तो यहाँ पश्चिम बंगाल के नीचे आएंगे ओडिशा, ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु क्षेत्र में है, और थोड़ा सा यहाँ तेलंगाना में फैली हुई है। तो कह रहे हैं कि यह पूर्वी घाट के विस्तार के बारे में, यह पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। नहीं, मैंने पहले बताया पश्चिम बंगाल से नहीं है, ओडिशा से आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, फिर थोड़ा सा तेलंगाना, तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं है। करें यह तेलंगाना में आंशिक रूप से विस्तृत है, जी बिल्कुल है, मैंने पहले बताया। यह आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, जी बिल्कुल। यह केरल से होकर गुजरता है, बिल्कुल। तो 2, 3, 4 सही है इसमें, 2, 3, 4 यानी डी वाला। 11 का आपका इसमें डी, सॉरी एक सेकंड यहाँ गलती हो गया, केरल से होकर नहीं, केरल से होकर पश्चिमी घाट गुजरता है, ये तो गलत हो गया। 2 और 3 आपका केवल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग जरा सा देखें 12वें वाले में, तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि अपवाह प्रतिरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न को उनके क्षेत्रीय स्वरूप से सुमेलित कीजिए। तो अपवाह स्वरूप को हमें सुमेलित करना है यहाँ पर। तो वृक्षाकार प्रतिरूप आप लोग जानते हैं ग्रेनाइट चट्टानों वाले क्षेत्रों में होते हैं, जो वृक्ष के आकार में फैल जाती हैं नदियां। समानांतर प्रतिरूप बहुत ज्यादा तीव्र ढाल जहां होता है वहां ढाल के अनुरूप बहते हैं, तो समानांतर हो गया, ये भी सही है। और अरीय यानी रेडियल प्रतिरूप कहाँ होता है, गुंबदाकार जहां होता है, यह ज्वालामुखी शंकु के मतलब पास होता है। तो ये 3 के तीनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ये 1, 2, 3 सी वाला सही हो जाएगा आपका।
आगे दोस्तों अगर हम लोग ये 13 वाले को देखें तो 13 वाले में आपसे पूछा रहा है भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए हमारा कौन सा सही है। तो 1951 में जनगणना में भारत का लिंगानुपात करें 946 था। तो यस 1951 में लिंगानुपात 946 था। अगर आज की बात करें दोस्तों तो आज जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था, जो कि यहाँ दिया है ये आप लोग जानते हैं। तो यानी 4 विकल्प में रहना चाहिए और 1 रहना चाहिए, जिसमें 1 और 4 नहीं हो आप लोग उसे काट सकते हैं। तो इसे काट सकते हैं और इसे काट सकते हैं, तो आपकी आधी समस्या सॉल्व हो गई। ऐसे आप भी किया कीजिए, तो ये भी सही है। 91 में जनगणना जब हुई थी दोस्तों तो भारत का लिंगानुपात, ये 91 में भारत का लिंगानुपात 927 था, तो 38 नहीं था दोस्तों, ये 927 था ये 91 वाले में। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो दूसरा वाला आपके ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको पता लग गया कि उत्तर यही है हमारा। 2001 की जनगणना भारत का लिंगानुपात 933 था। जी बिल्कुल था, हमें ऊपर से ही पता लग गया। तो 1 3 4 सही है। बहुत अच्छा। देखने में क्वेश्चन जो बड़े होते हैं उसमें कोई दम नहीं, जो देखने में छोटे होते हैं दम उसमें होता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत यानी 943 से अधिक था। तो जानते हैं आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्र का लिंगानुपात अपने भारत का 943 है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि उसका बताना है, उस राज्य का बताना है जिसका लिंगानुपात 943 से अधिक था। तो दोस्तों किसका होगा, तो यहाँ झारखंड का आप लोग देख सकते हैं, झारखंड का होगा, क्योंकि दोस्तों झारखंड का देखेंगे तो 949 जनगणना है। उसके बाद बाकी और जितने का यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसका 943 से कम ही है। अगर हम लोग गुजरात की बात कर लें तो 919 इसका हो जाएगा, इसका 919 है। और मध्य प्रदेश का अगर हम लोग बात कर लें तो ये 29 हो जाएगा, 929, ये 929 हो जाएगा मध्य प्रदेश। और 929 नहीं दोस्तों, 931 है शायद ये, हाँ 931 है। और यहाँ पर देखें और एक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का देखें तो 929 महाराष्ट्र का है। तो बाकी किसमें ज़्यादा मिला आपको, झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें 15 वाले में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामों की संख्या न्यूनतम थी, यानी कौन सा ऐसा यूटी है जिसमें गांव सबसे कम है, तो उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें बताना है किसमें सबसे कम थी, किस यूटी में, तो दमन और दीव में, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें को। आपसे पूछा जा रहा है गन्ने की उचित एवं लाभकारी कीमत, जिसे हम लोग एफआरपी कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं गन्ने में एमएसपी नहीं, उसमें एफआरपी दिया जाता है। तो इसको अनुमोदित करने का अधिकार किसके पास है, तो आप लोग जानते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों हम लोग 17 वाले को, तो 17 में हम लोग कह सकते हैं कर से जीडीपी अनुपात यानी टैक्स टू जीडीपी रेशियो के संदर्भ में हमें बात करना है कौन सा सही है। तो अगर हम लोग देखें इसमें, तो इस अनुपात में कमी प्रायः आर्थिक वृद्धि दर के धीमे होने को दर्शाती है। जी दोस्तों बिल्कुल, कर से जीडीपी अनुपात अगर कम होता है तो आर्थिक वृद्धि दर धीमा माना जाता है, इंडिकेट करती है। दूसरे में कह रहे हैं इस अनुपात में कमी सदैव राष्ट्रीय आय के असमान वितरण, राष्ट्रीय आय के असमान वितरण को दर्शाती है। तो जो कि दोस्तों ये बात यहाँ पर गलत है। तो क्योंकि धीमा वृद्धि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण घटता है, आप लोग जानते हैं, तो यह असमान आय के वितरण को आवश्यक रूप से नहीं दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं, ये बी, एक हो जाएगा, ये केवल एक क्वेश्चन सही है ना। आगे देखें अगर हम लोग 18 में, तो कह रहे हैं कि रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। तो रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य क्या होता है, इसका क्या मतलब है, तो आप लोग जानते हैं रुपए को विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित करने की जो अनुमति होती है, इसी को रुपए की परिवर्तनीयता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 19 वाले में, तो भारत में कृषि उत्पादों के विपणन के लिए, भारत में जो कृषि उत्पाद विपणन यानी विपणन कह सकते हैं एक तरह से बेचने के लिए, विपणन को विनियमित यानी रेगुलेट करने का प्रमुख विधिक आधार कौन है। तो दोस्तों जब ये मोदी जी कृषि कानून लेकर आए थे तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, एपीएमसी एक्ट।
तो आप लोग जानते हैं यही ऐसा एक्ट है जो भारत में कृषि उत्पादों को विपणन को रेगुलेट करता है कि कृषि उत्पाद कैसे बिकेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, एक तरह के कृषि उत्पाद को बेचने का जो कानून होता है। तो यस, ऑप्शन नंबर बी, एपीएमसी एक्ट। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 20वें वाले में कह रहे हैं युग्मों पर विचार करें, बताएं कि हमारा कौन सा सही है। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान दिया है, दूसरा तरफ प्रसिद्ध क्षेत्र, उसका क्षेत्र, तो कौन सा हमारा सही मैच कर रहा है ये हमें बताना है। तो बोध गया बिहार में है, यस ये तो है बिहार में। आगे दोस्तों हम लोग देखें तो खजुराहो, खजुराहो तो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध क्षेत्र मंदिर है, बुंदेलखंड एरिया यानी मध्य प्रदेश में। शिरडी मराठावाड़ा में है, यस ये भी सही है। और आपका ये नासिक तो मालवा में है। और तिरुपति, तिरुपति कहाँ है दोस्तों, यह रायलसीमा में। तो यस तीर्थस्थल है ये, तो आंध्र प्रदेश है ये, रायलसीमा में आंध्र प्रदेश, आप लोग याद रखे रहेंगे। तो यहाँ पर ये आपका सब के सब सही है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मिसमैच है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, तो जो कि यहाँ छिप गया है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नहीं, सॉरी, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपर वाला ही। आगे दोस्तों देखें हम लोग, अगर 20 हो गया तो 21 में हम लोग देखें क्या है। तो 21 में कह रहे हैं कथन पर विचार करें, विचार करके बताएं कि कौन सा सही है हमारा। तो शक संवत 1800 ईस्वी से आरंभ हुआ था, जी बिल्कुल। और गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही। और भारत में मुसलमानों का शासन कर रहे हैं 1192 से शुरू हुआ था। तो 1192 से शुरू हुआ था, मतलब 92 से। आप लोग जानते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध जब पृथ्वीराज चौहान हार गया, मोहम्मद गोरी जीता, उसके बाद से मुसलमानों की वास्तविक मतलब सत्ता स्थापित हुई। तो तीन को तीनों सही हैं, आपस में आपका ये डी हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 22 वाले को, तो कह रहे हैं भागवत धर्म, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य कहाँ है। तो दोस्तों भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख कहाँ मिले हैं इसके बारे में जानना है। तो आप लोग जानते हैं हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से प्राप्त होता है हमें। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश के विदिशा में है। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश के विदिशा में। आगे दोस्तों देखिए हम लोग, ये हमारा तो 22 हो गया। 23 वाले को अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा छोटा करें क्योंकि मैचिंग वाला है, तो हम तुरंत मिला देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मिलाने वाला तो अपने आप में बहुत सरल होता है। तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, वाकाटक वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश। तो यहाँ आपको दिया है, इससे आपको मिलाना है यहाँ पर। तो चलें देखते हैं हम लोग। तो राष्ट्रकूट वंश कहाँ है दोस्तों, राधनपुर, वानिंदोरी, काम्बे लेक से संबंधित है ये। तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा। और पाल वंश दोस्तों, ये पाल वंश तो खालिमपुर, नालंदा, भागलपुर अभिलेख से रिलेटेड है ये, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो अब ये तो यहाँ आ जाएगा। तो एक मतलब बी वाला 1 पर, ए वाला 2 पर, तो ऐसा कहाँ है, सिर्फ ए वाले में है। तो यस यही हमारा सही होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये सी वाला हमारा 3 पे रहेगा, पूना ताम्रपत्र इस पर, और कल्याणी का चालुक्य वंश का एथोल लेख। थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा समझने में वो होगा, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे एक बार। आगे दोस्तों हम लोग देखें अगर ये 24 वाले में, तो यूपी स्पेशल से रिलेटेड कह सकते हैं हम लोग, ये प्रश्न है। तो कथन पर विचार करें, बताएं सही कौन है। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सबसे नया जिला संभल है, जी बिल्कुल। प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, जिनमें सबसे बड़े मंडल कह रहे हैं मेरठ और कानपुर हैं, जिनमें प्रत्येक 6 जिले शामिल हैं। तो दोस्तों ये तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये जो है मतलब ये तो सही है, मेरठ और कानपुर, लखनऊ, ये सब सबसे बड़े माने जाते हैं, इसमें 6 जिले शामिल है इस मंडल में, तो ये भी सही है। और कह रहे हैं मिर्जापुर, आजमगढ़ मंडल में केवल 2-2 मतलब जिले हैं जो प्रदेश के सबसे छोटे मंडल हैं। तो दोस्तों नहीं, ये बात गलत है। मिर्जापुर, आजमगढ़ और जैसे कह सकते हैं झांसी, बस्ती, सहारनपुर, इन सब में 2-2 नहीं बल्कि 3-3 जिले हैं। तो यहाँ पर ये वाला तो गलत हो गया, और बाकी आपका आंसर ए हुआ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो जो 25 वाला है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एक तरह से मैचिंग वाला भी है। तो यहाँ पर संस्थान दिए गए हैं, यहाँ पर स्थान
कौन सा संस्थान किस स्थान से रिलेटेड है ये बताना है। तो आप लोग जानते हैं प्रदेश का सबसे पहला केंद्रीय जेल यानी कारागार कौन सा है, तो ये बरेली में है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, ये बरेली नहीं दोस्तों, आगरा। प्रथम केंद्रीय कारागार 1844 में बना था, तो ये आगरा में चला आएगा। वैसे भी आगरा का कनेक्शन पुराना ही है। किशोरी सदन किससे रिलेटेड है दोस्तों, यहाँ पर ये किशोरी सदन, तो किशोरी सदन यहाँ पर है, यहाँ पर नारी निकेतन संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, ये तो है लखनऊ से रिलेटेड है। लखनऊ इसमें 2 दे दिया है। तो पहले देखें ए वाला 2 पर कहीं है, तो ए वाला 2 पर 2 जगह है, तो हम लोग इसको हटा दें और इसको हटा दें, तो बचता है हमारा 2 जगह पे। तो आगे अगर हम लोग देखें तो बी, ये किशोरी सदन किस पे जाना चाहिए, तो ये जो किशोरी सदन है दोस्तों, तो ये किशोरी सदन ये बरेली से रिलेटेड है, ये बरेली में है। यस, ये बरेली से है, तो बी वाला हमारा 3 पे चला आएगा। तो यस, बी वाला 3 पे आएगा, तो हम कह सकते हैं ये होगा, क्योंकि हमने एलिमिनेट कर लिया है। तो बी वाला 3 पर और सी वाला 1 पर। तो नारी निकेतन ये इस वाले लखनऊ पे आएगा। तो बाकी आपका सब मिल गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे हम लोग अगर देखें 26 वाले में, तो यहाँ पर कह रहे हैं आर्कटिक काउंसिल के सदस्य कौन से देश हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब अपने आप हो जाएगा। क्यों, आर्कटिक काउंसिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आर्कटिक पर उपस्थित देश हैं उनका एक तरह का काउंसिल है ये आर्कटिक काउंसिल 1996 में दोस्तों ये इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके अलावा केवल आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े हुए 8 देश इसके सदस्य हैं, और 8 देशों में दोस्तों जैसे कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसियन, ये सब जो आर्कटिक के आसपास वाले वो हैं। लेकिन आप कह सकते हैं आर्कटिक से रिलेटेड ये जापान भी नहीं है, भारत भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो 1 4 हटा देंगे। तो कह रहे हैं कौन सा आर्कटिक देश के सदस्य हैं, तो जिसमें 1 और 4 होगा वो तो नहीं हो सकता, तो आपका कह सकते हैं बी हो जाएगा आपका। 22 वाले में तो युग्मों पर विचार करें, बताएं सही कौन सा है। तो समुद्री गाय स्तनधारी होता है, आप लोग जानते हैं। जो समुद्री सिंह है ये दोस्तों स्तनधारी है, लेकिन समुद्र में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी है। तो एक तो ये आपका सही है, एक तो ये सही है। और यहाँ पर जो दिया है समुद्री घोड़ा, तो समुद्री घोड़ा दोस्तों वास्तव में ये एक तरह का मछली है जो स्तनधारी नहीं है, ये तो ये स्तनधारी नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। 2 हटा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। तो आगे अगर हम लोग यहाँ पर इससे देखें अगर, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये 28 वाला है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर 28 वाले में, तो सजीवों की जनन प्रक्रिया के बारे में हमें कुछ दिए हैं, उनको हमें मिलाकर मतलब कौन सा उसके संदर्भ में मैच कर रहा है, उन युग्मों में से बताएं सही कौन सा है। ईस्ट में जानते हैं दोस्तों मुकुलन होता है, एक कोशिकीय कवक होता है। ईस्ट मतलब इसमें मुकुलन होता है, यानी अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर मुकुलन द्वारा होता है इसमें। और शैवाल का आप लोग जानते हैं, शैवालों में दोस्तों एक तरह का खंडन जनन होता है, और ये मांस एवं फर में बीजाणु का निर्माण होता है यहाँ पर। तो इसमें बीजाणुओं का निर्माण यानी एक तरह का ये भी अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर जो आपका 3 के तीनों सब सही है, यहाँ पर मिले हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा आपका। तो आगे देखें अगर 29 वाले में, तो वही करें कथनों पर विचार करें, बताएं सही कौन सा है। तो ग्लूकान का स्त्रावण अग्नाशय से होता है, तो यस ग्लूकान का जो सिक्रेशन होता है यानी एक तरह का मतलब ग्लूकान हार्मोन होता है, ये अग्नाशय से होता है, ये तो सही है। और आवटुक ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन जिसे हम लोग TSH बोलते हैं, इसका स्त्रावण शरीर के पीयूष ग्रंथि से होता है, तो यस ए भी सही है आपका, ए भी सही है। और आगे देखें दोस्तों, कॉर्टिसाल अधिवृक्क ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो कॉर्टिसाल जो है अधिवृक्क ग्रंथि से स्त्रावित होता है, यस ये भी सही है। विटामिन डी का सक्रियण प्रक्रिया वृक्क से संबंधित है, तो जानते हैं वृक्क यानी किडनी विटामिन डी के सक्रिय रूप से ये जो कैल्सिस्ट्रायोल में बदलता है, तो यस ये भी सही है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 30 वाले को देखें, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा भाग
ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को हृदय तक पहुंचाती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक लाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग हृदय की संरचना थोड़ी बहुत पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में होगा कि जो महाशिराएं होती हैं, एमएस हम लिख दे रहे हैं, महाशिराएं होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी ऑक्सीजन रहित ब्लड को लेकर वो कहाँ जाती हैं दोस्तों, वो हृदय के जो अपना हार्ट होता है उसके दाएं अलिंद में, यानी हर्ट, अब यहाँ राइट अलिंद लिख रहे हैं, राय अलिंद में प्रवाहित करती हैं। तो दोस्तों वो ये महाशिरा होते हैं, महाशिराएं, ऑप्शन नंबर डी होता है, यही ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। आगे जरा हम लोग देखें, अब आप लोग इसमें एक भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ महाधमनी भी दिया है, तो महाधमनी दोस्तों शुद्ध रक्त को शरीर में भेजती है, तो उसका काम ये होता है। आगे देखें हम लोग 31 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि सरल पारदर्शी यानी पेरिस्कोप, तो सरल पारदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन पर। आगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है कि 45 डिग्री एंगल पे सभी मतलब वो सारे दर्पण लगाए जाते हैं और उसमें एक दूसरे से परावर्तित होकर दिशाएं बदलती हैं और जो देखने वाला होता है ऊपर की वस्तुएं उसे दिखाई देने लगती हैं। इसे 45 डिग्री पर लगा होता है, जिसे गुफा उफा में देखने के लिए ऐसे लगाए जाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें 32 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर जल का तापमान पर क्यों, सॉरी इसमें क्या कह रहे हैं, यदि हम समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर जल कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आप लोग जैसे पढ़े होंगे कई बार कि आप पहाड़ों पर जाते हैं तो खाना लेट पकड़ता है क्योंकि वहां पर पानी जल्दी उबलने लगता है। तो ऐसा क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर यानी समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर आपके जल का तापमान मतलब जल कम ही टेम्परेचर पर क्यों उबलने लगता है। तो आप लोग जानते हैं वायु दाब कम होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाता है तो आपका जल का जो होता है वो जितने बहुत ही कम ही टेम्परेचर पर उबलने लगता है। कुकर में इसका उल्टा होता है, कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप बंद कर देते हैं, हाई वायु दाब क्रिएट होता है एक तरह का इसमें, तो जो पानी आपका उबलना चाहिए था, आपका उबलना चाहिए था 100 डिग्री पर, वो पानी उबलता है 120 डिग्री पर, जिससे आपके चावल को अतिरिक्त टेम्परेचर मिल जाता है और जल्दी पक जाता है। आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो 33 वाले को अगर हम लोग देखें तो इसमें कह रहे हैं कथनों पर विचार करें, बताएं सही कौन सा है। तो बंगाल का व्यापार संतुलन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उसके अनुकूल था क्योंकि यूरोपीय कंपनियां बंगाल के माल के बदले कीमती धातुएं लाती थी। तो दोस्तों बिल्कुल 18वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में उसके अनुकूल था, मतलब बंगाल का व्यापार अनुकूल था क्योंकि जो यूरोपीय कंपनियां थी जो यहाँ से माल लेके जाती है तो उसके बदले कीमती धातुएं लाती थी। तो ये बात तो सही है। सिराजी दौला के शासनकाल में करें बंगाल में राजनीतिक स्थिरता और राजस्व वसूली में सुदृढ़ता चरम पर पहुंच चुकी थी, जबकि गलत है ये, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप का अवसर नहीं मिला। तो दोस्तों इसीलिए तो अवसर मिला, जो सिराजुद्दौला था उसके शासनकाल में वो राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी और राजस्व वसूली में बहुत ज़्यादा मतलब हेर फेर होने लगा था, बहुत सारी प्रशासन व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, एक दूसरे पर आपस में भिड़ रहे थे, जिसे अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। तो यहाँ वो आपको उल्टा दे दिया है, ऑप्शन नंबर एक केवल ये सही होगा आपका। आगे अगर हम लोग 34 वाले को देखें तो 34 वाले में कह रहे हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाली जो अब आई है, हर 2 साल पर आती है, इसके अनुसार 2021-22 के दौरान सबसे अधिक वनाग्नि यानी सबसे अधिक वनों में आग लगने की घटनाएं किस टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ये कहाँ है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश, एपी में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। यहीं पर आग लगने की घटनाएं इस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक पाई गई। आगे अगर हम लोग देखें 35 वाले में गिनी गुणांक से संबंधित है, तो गिनी गुणांक के बारे में आप लोग खूब पढ़े होंगे, यह एक तरह का इकोनॉमिकल टर्म है। तो कह रहे हैं कौन सा सही है, बताना है हमें। तो गिनी गुणांक है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग खूब जानते होंगे, इसका मान 0 से लेकर 1 तक होता है और कोरैडो गिनी के द्वारा ये विकसित किया गया था और यह आय यानी संपत्ति वितरण की असमानता को मापता है। यह सी वाला आपका हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो 36 में कह रहे हैं कि हाल ही में किस समाचार माध्यम से मराठी भाषा में
पहला कृत्रिम एआई, तो किस समाचार ने मराठी भाषा में पहला कृत्रिम मेघा यानी कह सकते हैं एआई है जो कि न्यूज पढ़ने वाला युक्त एंकर लॉन्च किया गया, जिसे तेजस्वी एआई नाम दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में जो दोस्तों एक बाला साहेब द्वारा एक स्थापित कह सकते हैं कि जो वहां पर तो साथियों क्वेश्चन नंबर 36 को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं किस समाचार पत्र, ऐसा कौन सा समाचार है हाल ही में किस समाचार माध्यम ने मराठी भाषा में पहला कृत्रिम मेघा जो कि एआई है युक्त एंकर लॉन्च किया है, तो यानी एआई एंकर लॉन्च किया है किस समाचार के माध्यम ने मराठी भाषा में, जिसे तेजस्वी एआई नाम दिया है। तो आप लोग जानते हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो मतलब शिवसेना है वो मुखपत्र जिसका नाम है सामना, तो वही सामना ने मराठी भाषा में पहला कृत्रिम मेघा जो कि एआई पर आधारित है वो एंकर लॉन्च किया है। इस पत्र का नाम है सामना। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 37 वाले में कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो मार्गदर्शन में तैयार होना चाहिए तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार, ऑप्शन नंबर ये तो बी आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा गहराई से देखें तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग जो होता है उसके आर्थिक प्रभाग के द्वारा जो आर्थिक सलाहकार होते हैं उसके मार्गदर्शन में तैयार होता है, तो यही कह सकते हैं बी वाला है। आगे अगर हम लोग देखें 38 में तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 की प्रस्तावना में भारत की आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के लिए किस कारक को प्रमुख माना गया है। तो किस कारक को प्रमुख माना गया है, तो यहाँ पर आयात प्रतिस्थापन तो नहीं होगा, आयात प्रतिस्थापन तो नहीं होगा, यहाँ गैर विनिमय को मतलब प्रमुख माना गया है, ऑप्शन नंबर बी। और मुद्रा अवमूल्यन भी नहीं है, राजकोषीय शक्ति भी नहीं है, तो यही होगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आगे जरा हम लोग देखें तो ये है अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की 11 सिरों वाली प्रतिमा भारत में किस शैलकृत गुफा में पाई जाती है। तो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की 11 सिरों वाली प्रतिमा भारत में किस शैलकृत गुफा में पाई जाती है। तो अजंता नहीं, एलोरा नहीं, कान्हेरी, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा आपका, कान्हेरी गुफा। तो आप लोग जानते हैं कान्हेरी गुफा की जो गुफा में गुफा संख्या जो 4131 है, इसमें यही अवलोकितेश्वर की 11 मुखों वाली अनूठी प्रतिमा पाई जाती है। तो एकमात्र प्रतिमा, बहुत ही मतलब नाम है इसका जो कि महाराष्ट्र में है ये। आगे अगर हम लोग देखें तो 40 में, तो 40 में कह रहे हैं कि किस ऐतिहासिक मुकदमे ने भारत में श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का आरोप लगाया कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, यानी ऐसा कौन सा ऐतिहासिक मुकदमा था जिसने भारतीय श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की जैसे बुद्धिजीवियों की सहानुभूति व्यक्त की गई। तो दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा, 1929 में हुआ था ये 1929 में हुआ था मेरठ षड्यंत्र केस। इसमें 33 मजदूर नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जब गिरफ्तार किया तो विश्व भर में इसकी आलोचना हुई, बड़े बड़े ये बुद्धिजीवियों ने इसकी आलोचना की थी, यानी इनके पक्ष में सहानुभूति दर्ज की। 41 का अगर हम लेके देखें तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में 1923 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों के बाद गठित स्वराज पार्टी, तो आप लोग जानते हैं 1923 में स्वराज पार्टी गठित हुई थी। उस जब चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो राजनीतिक मोर्चों को निम्नलिखित में से किस नेता का समर्थन प्राप्त था। तो ये अबुल कलाम आजाद का प्राप्त था, ये ऑप्शन नंबर यही होगा। आगे अगर देखें तो 42 वाले में एक तरफ से आपको यहाँ पर कथन दे दिया है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत का व्यापार संतुलन और प्रायः अनुकूल था। जी बिल्कुल था, अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक। तो क्यों, भारत से इंग्लैंड को धन का निर्यात बिना किसी समकक्ष लाभ के होता था। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि व्यापार तो एक तरह का संतुलन था, लेकिन जो भारत को लाभ होना चाहिए था इसका लाभ अंग्रेजों को जा रहा था, जिसे दोस्तों मतलब दादा भाई नौरोजी ने उसको जो है एक्सप्लेन किया था इसके ड्रेन वेल्थ के बारे में। तो इससे पता चलता है कि भारत को इसका लाभ नहीं मिल रहा था।
तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही होना चाहिए तो प्रतिफल निर्यात था। तो निर्यात के बिना किसी समकक्ष लाभ के होता था। यस, ये सही है। यानी जो लाभ होता था वो भारत को नहीं, एक तरह से अंग्रेजों का होता था। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड है, तो ये भी सही है। तो इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ। आगे अगर हम लोग देखें 43 में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किस व्यक्तियों में से किनका संबंध सिकंदर के की भारत यात्रा से नहीं थी। तो किन व्यक्तियों का, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों का, किसका संबंध सिकंदर के भारत यात्रा से नहीं था। तो निर्याकस का था, अरिस्टोबुलस का था। तो नेसेक्रिटस का नहीं था, डाइमेकस का नहीं था। तो 1 और 4 का था। ऑप्शन नंबर किसका नहीं था दिया है। तो किसका नहीं था, तो ये कह रहे हैं किसका नहीं था। तो दोस्तों ये निर्याकस का भी था, निर्याकस का भी था, और कह सकते हैं ऑनेसिक्रिटस का भी था, अरिस्टोबुलस का था। ये डाइमेकस का नहीं था। यस, तो केवल 3 का नहीं था। तो ये आपका जो होना चाहिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम लोग 44 वाला देखें, तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि यदि लोकसभा या राज्यसभा में मतदान बराबर हो जाए तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 100 में यह बताया गया है कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, यदि उसमें पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाते हैं अगर, तो वहां पर मामले को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक मत डालना होगा। निर्णायक मत अपना जो अध्यक्ष होंगे या सभापति होंगे, अनुच्छेद 100 में यह प्रावधान किया है कि अध्यक्ष या सभापति अपना वोट डालकर उसे आगे बढ़ाएंगे। तो अनुच्छेद 100 में यह बात कहा गया है निर्णायक मत देने का। 45 को अगर हम लोग देखें, तो 45 में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला था, यानी लोकपाल। तो प्रस्ताव तो ओडिशा ने सबसे पहले पास किया था, लेकिन बनाया था सबसे पहले महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। कब बनाया था दोस्तों, ये महाराष्ट्र ने 1971 में बनाया था। तो 1971 में बनाया था। हालांकि ओडिशा ने 70 में ही यह इस संबंध में प्रस्ताव पास किया था। आगे देखें अगर हम लोग 46 में, तो इसमें कह रहे हैं कि गांधीवादी योजना 1944 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो अग्रवाल साहब के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा। और यहाँ पर एक और पूछता है जयप्रकाश नारायण के, तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय टाइप का कुछ ऐसे प्रस्तुत किया था। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, अग्रवाल याद रखे रहेंगे। आगे देखें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि कथनों विचार करके बताना है सही कौन सा है। तो बिरहोर जनजाति झारखंड के वनवासी क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल। भूटिया जनजाति मुख्यतः सिक्किम उत्तराखंड में निवास करती है, यस ये भी सही है। और टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है, ये भी सही है। और सेंटिलीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है और बाहरी संपर्क से दूर रहती है, यस। तो 47 का आपका जो होना चाहिए वो सब के सब सही है, डी वाला हो जाएगा। आगे देखें, सिंपल सा प्रश्न था ये। आगे अगर हम लोग देखें तो 48 वाले में कह रहे हैं कथन कौन सा सही है बताना है। चलिए देखें सही कौन सा है। तो यहाँ पर वायुदाब और तापमान के बीच वृत्तानुपाती संबंध होता है। तो यस, वायुदाब अगर तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घट जाता है, आप लोग जानते हैं। जैसे गर्मियों में वायुदाब कम रहता है, ठंडी में वायुदाब अधिक हो जाता है। तो टेम्परेचर आगे ज़्यादा होगा तो हवाएं गर्म होंगी, हवाएं ऊपर चली जाएंगी तो वायुदाब कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण धरातल पर वायुदाब न्यूनतम हो जाता है, वही बात जो मैंने बताया। शीत ऋतु में वायुदाब सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। जी दोस्तों बिल्कुल। तो 48 का आपका भी यहाँ पर डी हो जाएगा, सब के सब सही है। आगे अगर हम लोग देखें 49 में, तो करें संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है। तो डेथ वैली दोस्तों किस तरह का, किस स्थलाकृति का उदाहरण है ये बताना है हमें। तो ये है दोस्तों रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब दो वरंशों के बीच की भूमि धंस जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये है, अब यहाँ पर भ्रंश हुआ, यहाँ पर भ्रंश हुआ, और ये वाला पार्ट बीच में धंस गया, बीच में धंस कर यहाँ आ गया, तो इतना एक तरह का खाई बन गया। तो यही होती है रिफ्ट घाटी। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 50 में,
तो कह रहे हैं कि कथनों पर विचार करके बताएं सही कौन सा है। तो अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख अंतर्देशीय झील है, बिल्कुल है, आप लोग जानते हैं। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है और रूस और तुर्कमेनिस्तान इससे नहीं लगे हुए हैं, ये गलत है, यहाँ पर केवल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो 1 और 2 सही है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर देखें हम लोग 51 में, तो कह रहे हैं आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी बचत खाते को कब निष्क्रिय माना जाएगा। तो दोस्तों अभी आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया था, बताया था अगर किसी अकाउंट में 2 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ है तो उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, 2 साल तक लेन देन न होने पर। लेकिन हालांकि उसमें कहा कि अगर कोई सरकारी लाभ अगर मिलेगा, आपको मिल रहा है, आने वाले समय में मिलेगा तो पैसा आपका आ जाएगा, तो लेकिन वो एक तरह से निष्क्रिय गिना जाएगा। आगे देखें हम लोग 52 में, तो कह रहे हैं कि कथनों विचार करें, बताएं कि सही कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का मिशन विद्युतीकरण नवंबर 2016 में प्रारंभ हुआ था। जी दोस्तों बिल्कुल हुआ था, तो ये तो आपका सही है। और भारतीय रेलवे ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्राप्त करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे रेलवे का मिशन विद्युतीकरण नवंबर 16 में शुरू हुआ, क्योंकि रेलवे में 100% विद्युतीकरण लाना है। तो बजट 25-26 में भी इसकी योजना बनाई गई है, लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं। 53 को अगर हम लोग बात देखें तो 53 वाले में, तो इसमें कहा जा रहा है दोस्तों 53 वाले में कथनों पर विचार करके बताना है सही कौन सा है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावधियां अधिनियम 2023 की धारा 16 के तहत पद पर रहने के लिए गए निर्णय कार्यों कथन से संबंधित किसी भी दीवानी या फौजदारी न्यायालय से छूट प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सही है, यह स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त से। और जानते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी प्रक्रिया का आधार पर हटाया जा सकता है जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट आपका, तो सी वाला हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं। देखने में बड़ा था लेकिन कोई दम नहीं है। तो यहाँ पर 54 वाले में देखें, तो 54 वाले में आपसे पूछ रहे हैं कि कथन पर विचार करके बताएं, सही कथन को चुनें। तो चले हम लोग सुने। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत, अभी जानते हैं खेल प्रशासन अधिनियम आया 2025 में, इसके तहत किसी खेल के संगठन को आईटीआई अधिनियम के दायरे में तभी लाया जा सकता है जब वह राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि केंद्र या राज्य से अनुदान या वित्तीय प्राप्त करता हो। तो दोस्तों यह एक तरह का यहाँ पर ये तो कथन तो आपका सही हो जाएगा, जब वो केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा हो वह खेल संगठन, तभी वह आईटीआई के दायरे में आ सकता है। तो ये वाला सही है आपका पहला वाला। दूसरा कह रहे हैं कि बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत आईटीआई के दायरे में रखा गया है। तो नहीं, बीसीसीआई को नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि यह सरकारी पैसे से यह अपना संगठन काम नहीं करता है। तो ये जो ऐड वगैरह तमाम और साइट से पैसे हैं उससे ये अपना मतलब खर्चा चलाता है, तो इसलिए यह आईटीआई के दायरे में नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, केवल ए सही है आपका। आगे देखें अगर हम लोग, तो छाया बैंकिंग, शेडो बैंकिंग, जैसे मैं बोलता हूं कि ये मेरा शेडो प्रश्न है। शेडो प्रश्न मतलब ये असली प्रश्न तो नहीं है लेकिन असली प्रश्न के जैसा ही है, उसी तरह से दोस्तों ये छाया बैंकिंग यानी शेडो बैंक। शेडो बैंक का मतलब वो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की ही तरह काम करती है। तो बैंकिंग प्रणाली के बाहर वित्तीय मध्यस्थता, तो यस। तो 55 वाले का आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला, बैंकिंग प्रणाली के बाहर वित्तीय मध्यस्थता, यानी बैंक नहीं है फिर भी बैंक की तरह काम कर रही है। 56 में अगर देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जरा देखें सही कौन से हैं। तो पहला वाला को देखें, तो एनएससी की स्थापना यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जून 2005 में भारत सरकार द्वारा रंगराजन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए की गई थी, बिल्कुल। नीति आयोग का सचिव राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन अवैतनिक सदस्य होता है। तो यस, दोनों के दोनों सही हैं हमारे, सी हो जाएगा हमारा।
आगे अगर हम लोग देखें तो 57 में तो कह रहे हैं एमपी लैंड के बारे में। एमपी लैंड आप लोग सुने होंगे दोस्तों। यह एमपी लैंड योजना क्या होता है कि जो सांसद होते थे अपने क्षेत्र में, उन्हें एक तरह का मतलब ऐसा काम करना होता है जिसकी ज़रूरत हो, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। तो एमपी लैंड के बारे में जानते हैं। यह 1993 में शुरू किया गया था, यहाँ 94 दे दिया है। तो कह रहे हैं कौन सा एमपी लैंड के रिलेटेड गलत है, तो पहले ही गलत हमें मिल गया कि यही गलत है भाई, 93 में हुआ था, 94 में नहीं। और वर्तमान में इसका क्रियान्वयन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, सही है। तो ये अपने आप में तो सही है, प्रश्न के हिसाब से तो नहीं सही है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, काम देगा आपको। इसका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना, जी बिल्कुल। यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, यस। तो सांसद केंद्र सरकार से ही होते हैं, तो सही है। क्या सांसदों को राज्य सरकार थोड़ी न पैसा देगी? तो ये आपका सही हो जाएगा, यही गलत था। आगे देखें हम लोग 58 को। तो 58 में कह रहे हैं दोस्तों, कायाकल्प पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट स्वच्छ और संक्रमण नियंत्रण के लिए दिया जाता है? तो आपको पहले ही बता दिया, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के लिए पुरस्कार कायाकल्प दिया जाता है। तो किस क्षेत्र है? स्वाभाविक सी बात है, स्वास्थ्य क्षेत्र। आगे ही देखें, पूर्वी घाट से संबंधित अभी आया था, एक और आ गया, पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर हमें सजाना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो नल्ला मलाई आएगा, सबसे उत्तर की बात किया है ना, तो नल्ला मलाई यहाँ पर एन कर देते हैं हम, सबसे उत्तर में आएगा। और नल्ला मलाई के बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? सबसे लास्ट में तो ये नागरी वाला आएगा, ये दूसरा। तो यहाँ पर पहला आ जाएगा और दूसरा सबसे लास्ट में आएगा ये जो नागरी करके है। और इसके बाद यानी एक सबसे पहले, दो सबसे अंत में। तो सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 सबसे पहले अंत में, 3 नल्ला मलाई है ना, 3 नल्ला मलाई है, 3 सबसे पहले 2 सबसे अंत में। तो यहाँ पर कौन सा है? ये है। देखिए हमने पता लगा लिया, बीच वाले हमें नहीं मालूम था लेकिन हमने पता लगा लिया। ऐसे आप भी कोशिश किया कीजिए तो कर ले जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं बीच में कौन सा आएगा? ये वेलिकोंडा आएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा? ये पालकोंडा आएगा, फिर नागरी आएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में कथन कौन सा सही है, बताना है हमें। तो यह डॉल्फिन आईयूसीएन की रेड लिस्ट में यानी इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध है, बिल्कुल। इसका नाम म्यांमार की नदी के नाम पर रखा गया, जो कि प्राकृतिक आवास भी है। तो यस, दोनों सही हैं। 60 का आपका सी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं, जिसमें आपको पूछा जा रहा है जैन दर्शन से रिलेटेड आपको 2-3 कथन देकर आपको बताया जा रहा है, पढ़कर बताइए सही कौन सा है। तो साथियों, पहला स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपसे कहा जा रहा है तपस्या आत्मा को कर्म से मुक्त करने का प्रमुख साधन है। जी बिल्कुल, तपस्या जो होती है वो आत्मा को कर्म से मुक्त करने का एक प्रमुख साधन बताया गया है जैन दर्शन में, जो कि सही है। जैन दर्शन के अनुसार हर वस्तु, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, यानी यह अणु हो या फिर पिंड हो, उसमें आत्मा होती है। तो ये भी सही है। और तीसरा में कहा जा रहा है कर्म आत्मा को बांधता है, इसलिए उसका नाश होना आवश्यक है। जी बिल्कुल, आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बहुत अच्छा। आगे हम लोग अगर 62 वाले को देखें तो इसमें भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन देकर आपको बताया जा रहा है कि बताना है सही कौन सा है। तो आपको 7वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा वर्णित तत्कालीन भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के बारे में क्या है? तो आप लोग जानते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, तो उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है ये बताना है आपको। आप लोग को तो पता होगा, जैसे ही आया था तो इसको किसी ने लूट लिया था इंडिया में। तो पहला इंफॉर्मेशन दिया है कि भारत की सड़कें और नदी मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित थे और यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा नहीं था। तो दोस्तों, जो खुद खतरे का शिकार हुआ हो वो तो बढ़ा चढ़ा कर लिखेगा कि भाई यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे थे, लूट लेते थे। तो इन्होंने भी लिखा है कि यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे थे, सड़कें और नदी मार्ग सुरक्षित नहीं थे, यात्रियों को बहुत खतरा था। तो ये वाली अब बात आपकी गलत हो जाती है, पहला। दूसरा में देखते हैं
न्यायिक व्यवस्था में दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल और विष जैसी दिव्य परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता था। यस, ये सही है, इन्होंने ऐसा लिखा है। और व्यापार मार्गों, नौघाटों और नौवहन पर टैक्स लगाया जाता था, बिल्कुल लगाया जाता था। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर 63 को देखें तो इसमें पूछा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के सेंस में की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के असफलता के बाद हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस ऐतिहासिक घटना के असफलता के परिणाम स्वरूप हुई थी, ये बताना है। तो क्रिप्स प्रस्ताव आप लोग जानते हैं 1942 में इसके फेल हुआ, जिसके चलते भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आगे देखें अगर हम लोग 64 तो वही कह रहे हैं भारतीय पारंपरिक नृत्य और उससे संबंधित राज्य के युग्म दिए हैं, आपको जोड़े दिए गए हैं, यानी पारंपरिक नृत्य और उसके सामने राज्यों के नाम हैं। अगर वो मैच कर रहा है तो बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो आप लोग जानते हैं गरबा गुजरात का ये पारंपरिक नृत्य है, मोहिनी अट्टम ओडिशा का, यक्षगान कर्नाटक का। 3 के तीनों सही सुमेलित है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 65 वाले में तो कह रहे हैं कि 1893 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यही था तो भारत में राजनीतिक सुधार के लिए ब्रिटिश संसद में प्रयास किया जाए। तो इसका सेंस यही था, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 66 को हम लोग देखते हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने अनटू द लास्ट पुस्तक, कोई एक पुस्तक है जिसका नाम है अनटू द लास्ट, इसको लिखा था दोस्तों जॉन रस्किन ने। तो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट ने अपने जीवन को बदल देने वाली रचना बताया। इस पुस्तक में कौन सा सिद्धांत गांधी जी के चिंतन और कार्यों का आधार बना। तो दोस्तों जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट गांधी जी के चिंतन और कार्यों का आधार बना। कैसे? उनको व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित हो, जिसमें उनको यहां से ये की पॉइंट मिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग 67 को अगर देखें तो इसमें कह रहे हैं शिवाजी के प्रत्यक्ष समकालीन संत कौन थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को पंढरपुर वैष्णव आंदोलन से जोड़ा। तो तुकाराम जो शिवाजी के प्रत्यक्ष समकालीन थे, ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, जो कि ये भी महाराष्ट्र से ही थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर, ये यहां से। तो आगे देखें अगर हम लोग ये 68 वाले को, तो जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में जारी मॉडल नियम 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो पहला है दोस्तों यहां पर दिए हैं कि कृषि वानिकी के लिए भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया। तो भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया, तो यस ये तो सही है। और कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों की कटाई, ये भी सही है। और कृषि वानिकी से उत्पादित इमारती लकड़ियों का प्रमाणीकरण, ये भी सही है। और कृषि भूमि पर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, तो नहीं, यहाँ रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का कोई मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं दिया गया है मॉडल नियम 2025 में, जो कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए। तो ये देखने से ही लग रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 68 का ए। आगे तक देखें हम लोग 59 वाले में, तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताना है कि हमें सही कौन सा है। तो देखें इंटरपोल आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल पुलिस एक तरह की होती है संगठन, इंटरनेशनल पुलिस का एक संगठन है। इंटरपोल ने भारत के अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। यस, भारत ने जो सीबीआई को इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो, यानी भारत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो घोषित किया है। यस, तो ये भी सही है आपका, 2 के दोनों कथन यहां पर आपके सही हो जाएंगे। 69 का आपका सी हो जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 70 को अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, खान क्वेस्ट अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया। तो थोड़ा सा आप खान क्वेस्ट अभ्यास के बारे में जानते रहोगे तो बड़े आसानी से कर लोगे। खान क्वेस्ट अभ्यास दोस्तों यह मंगोलिया और अमेरिका के बीच 2003 से हो रहा था। 2003 से यह केवल मंगोलिया और अमेरिका के बीच हो रहा था, लेकिन 2006 से ये बहुराष्ट्रीय होने लगा, यानी इसमें 2 से अधिक राष्ट्र इसमें भाग लेने लगे। तो यह हाल ही में मंगोलिया में आयोजित किया गया। बहुत अच्छा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोगों ने देख लिया। इसी को हम लोग पार्ट ए नाम देकर इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम लोग जस्ट 71 से ही पार्ट बी लेकर आएंगे, जस्ट इसके बाद ही अपलोड करेंगे वीडियो को। दोस्तों आप लोग को इंतजार रहेगा, जस्ट इसके बाद हम लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा भी हो जाएगा और हमारे सामने कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हैं, इसलिए हम जो है इसको पार्ट ए देकर छोड़ रहे हैं। पार्ट बी के लिए जस्ट अगला पार्ट हम अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये आएगा हमारा अगला टेस्ट सीरीज। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।